नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ प्रोफेसर रविंद्र तिवारी से। सर, ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आप प्राध्यापक बन पाएंगे विधि महाविद्यालय में? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। फिर आते हैं आपके प्रश्न पर। तो मैंने तो बचपन से कभी नौकरी के बारे में ही नहीं सोचा था कि मुझे नौकरी करना है, और फिर इतने अच्छे पद की नौकरी भी मिल सकती है ऐसा मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग कल्पना नहीं करते थे। मैं जिस गांव समाज से आता हूँ वहाँ फौज पुलिस की नौकरी या बाबू चपरासी की नौकरी को ही एक अच्छी नौकरी माना जाता था। सेकंड क्लास ऑफिसर या फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पद के बारे में लोग जनरली सोचते नहीं थे। लोगों के मन में धारणा रहती थी कि इसके लिए बड़े स्कूलों में पढ़ने से ही लोग सफल हो सकते हैं, या जिनके पास तैयारी करने के लिए ढेर सारा खर्च करने के लिए पैसा हो वही हो सकते हैं। तो इसलिए बचपन से कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक कभी पहुंचूंगा। सर, आपके पिताजी किसान हैं, तो सर आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रही और आपकी शिक्षा कहाँ हुई, प्राइवेट या सरकारी स्कूल? कि मेरी शिक्षा की शुरुआत मेरे गांव के ही शासकीय प्राथमिक पाठशाला से हुई, और मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया, खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया सरकारी स्कूल में। और उसके बाद जब उस शिक्षा की बारी आई तो विश्वविद्यालय में, और फिर उसके बाद इस महाविद्यालय में, शासकीय विधि महाविद्यालय में जहाँ आज मैं पदस्थ हूँ, यहाँ से मैंने LLM की पढ़ाई पूरी करी। सर, जैसे आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रही, मतलब बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था कि मेरी जो पारिवारिक स्थिति है वो आर्थिक रूप से विपन्न आप कह सकते हैं। एक छोटे किसान का बेटा हूँ, और मैं 2 भाई और 3 बहन। तो पिताजी के कंधों पर एक बड़ा भार था कि दोनों बच्चों को और तीनों बेटियों को पढ़ाना है, फिर सारे बच्चों का विवाह वगैरह करना है, तो उसके लिए धन कहाँ से जुटाएंगे। तो कई बार इतनी ज़्यादा समस्या आई कि मेरी पढ़ाई में भी समस्या आती थी। तो पिताजी ने जब घर का खर्च नहीं चलता था तो फिर दूध बेचना स्टार्ट किया, और लगभग 10-15 साल तक दूध बेच के हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। कई बार खेत भी बेचने की नौबत आई, खेती से काम नहीं चलता था। मेरी माताजी ने हम लोगों की पढ़ाई में अपने गहने तक पहले गिरवी रखे, फिर साहूकारों के यहाँ जब डूब गए तो फिर बेच दिया। इस तरह से बड़े ही संघर्ष के बाद पढ़ाई किसी तरह से पूरी हुई, और उन्हीं के इस संघर्ष का आज परिणाम है कि मैं यहाँ हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हमें प्राध्यापक नहीं बनना चाहते थे, आपका राजनीति की तरफ रुझान था, फिर अचानक से कैसे प्राध्यापक बने? मेरा राजनीति में मेरी रुचि इसलिए थी कि मुझे लगता था कि समाज की और देश की सेवा करने के लिए सबसे अच्छा साधन राजनीति है। लेकिन जब मैंने राजनीति में कदम रखा, थोड़े दिन राजनीति किया, तो मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप था वो सेवा और संघर्ष का नहीं रह गया। पैसों का विशेष महत्व है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अच्छे राजनेता नहीं बन पा रहे हैं, अक्सर ये देखा जा रहा है। तो इससे फिर मेरा राजनीति से मोह भंग हुआ। लेकिन जो समाज की सेवा, देश की सेवा ईमानदारी से करने का मन में एक संकल्प और सपना बचपन से देखा था, उसको पूरा करने का दूसरा रास्ता कुछ दिखा नहीं। तो फिर मुझे लगा शायद नौकरी के माध्यम से मैं ये काम कर सकता हूँ, और फिर मैंने पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। PSC की परीक्षा पास की और सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ, और ईश्वर की कृपा से आज पूरी तरह से ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, नेट और PSC आप क्वालिफाई किए थे, तो किस प्रकार की तैयारी रही थी, आप क्या कैसे पढ़ते थे? देखिए, पहले तो मैं जानता ही नहीं था कि ये नेट की क्या परीक्षा होती क्या है। जब मैं LLM करता था तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि अरे यार, नेट का फॉर्म भरना है। तो मुझे लगा ये इंटरनेट की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि उससे क्या होगा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या PhD होना चाहिए। तो PhD होने में तो समय है, तो नेट पास कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, भर देते हैं। मैंने फॉर्म भरा, और इत्तेफाक ऐसा था कि जब परीक्षा दिया और रिजल्ट आया, मेरे साथ मेरे कई गुरुजन भी परीक्षा में शामिल थे, मेरे सहपाठी भी शामिल थे, मेरे कुछ जूनियर भी शामिल थे। तो जब परीक्षा का परिणाम आया तो मैंने देखा कि मेरे जो अंक थे वो सबसे ज़्यादा थे, जबकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। तो मेरे मन में एक
हिम्मत बढ़ गई कि नहीं मैं कर सकता हूँ, अगर मैं बिना पढ़े पहले स्थान तक आ सकता हूँ। हालांकि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं सबसे ज़्यादा नंबर बिना पढ़े अगर पा सकता हूँ तो अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने मेहनत की और नेट क्वालिफाइड हुआ, सेट क्वालिफाइड हुआ, पीएचडी भी किया और पीएससी की परीक्षा मध्य प्रदेश की निकाला। राजस्थान में भी पीएससी का इंटरव्यू मैंने दिया, लेकिन वहाँ चयन नहीं हो पाया था। इस तरह से नेट और पीएससी की परीक्षा मैंने पास की। सर पीएससी की तैयारी आप करते थे, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे और किस प्रकार की किताबों का आप अध्ययन करते थे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पद या परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको अपने पास रख ले और उसके जितने टॉपिक हैं वो कहाँ मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा किस पुस्तक में मिलेंगे ये ढूंढना पड़ता है। जैसे नेट की जब हम तैयारी करते थे तो फर्स्ट पेपर के लिए प्रतियोगिता साहित्य की एक पुस्तक आती थी, उससे पढ़े। आजकल एक यूथ कंपटीशन की भी बढ़िया किताब आती है फर्स्ट पेपर के लिए, लेकिन आती तो सेकंड पेपर के लिए, मतलब सब्जेक्ट के लिए भी है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए इतनी अच्छी गाइड नहीं है। अगर सब्जेक्ट की तैयारी करना है नेट या पीएससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो जो पाठ्यक्रम के बिंदु हैं उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय किसी गाइड के। सर किन किताबों का अध्ययन पीएससी की तैयारी में नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि आजकल इतनी ज़्यादा गाइडें मार्केट में आ गई हैं, उनमें कुछ इतनी गलतियां हो जाती हैं कि अगर आप उस पूरी पुस्तक को ठीक से पढ़ लो तो शायद असफल होने के लिए उसकी पढ़ाई ही पर्याप्त हो जाती है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो मुझे लगता है कि जब तक आप टेक्स्ट बुक का अध्ययन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको कठिनाई होगी। इसलिए अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है, बेयर एक्ट हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें बजाय की गाइड के। सर कितने घंटे की तैयारी रहती थी आपकी? ऐसा कोई समय निर्धारित तो मैं नहीं करता था, लेकिन ये टारगेट करता था कि इस विषय को मुझे इतने दिन के अंदर ख़त्म करना है। अगर मैंने आईपीसी के लिए सोचा कि मुझे 5 दिन में आईपीसी पढ़ के ख़त्म करना है और 3 दिन में पढ़ता रहा 14 घंटे और 14 घंटे 3 दिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अभी आधी हुई है और 2 दिन में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं घंटे बढ़ा भी देता था और मैं 22 घंटे तक भी पढ़ लेता था। ऐसा नहीं कि रोज 22 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन मैं जो अपना टारगेट फिक्स करता था उसको पाने के लिए मैं 22 घंटे तक भी पढ़ा हूँ। सर पहले के कॉलेज की पढ़ाई और आपके कॉलेज की पढ़ाई में आप क्या अंतर देखते हैं? मुझे तो ज़्यादा सुधार लगता है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं BA LLB और LLM पूरा करने तक बेयर एक्ट का नाम नहीं सुना था। और अब जब बच्चे BA LLB में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको बेयर एक्ट पढ़ाया जाता है, उनको कैसे कानून की पढ़ाई करना, उनको बेहतर शिक्षक मिल पा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमें हमारे ज़माने पर एक भी नियमित शिक्षकों से पढ़ने का मौका नहीं मिला। ज़्यादातर शिक्षा मेरी यदि विद्वानों के माध्यम से ही उच्च शिक्षा पूरी हुई। लेकिन अब जो बच्चे हैं, जैसे हमारे ही महाविद्यालय में ले लीजिए, 8 पद हैं सहायक प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के सारे नियमित प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों से भरे हुए हैं। हमारे यहाँ के सभी छात्रों को पीएससी से चयनित सारे सहायक प्राध्यापक पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। और इसका परिणाम अगर आप देखें तो सिविल जज और ADPO का जो परिणाम है मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का, जहाँ हमारे बच्चे परचम लहरा रहे हैं, लगातार सिलेक्शन, ऐसा कोई बैच नहीं जा रहा है कि जिसमें हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सर नेट या पीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है? मैंने तो नेट या पीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं करी। सिविल जज के लिए मैंने थोड़े दिन ज़रूर कोशिश की है, और लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लिखावट एक बड़ा कारण थी सिविल जज के कंपटीशन में, जिससे मैं वहाँ सफल नहीं हो पाया। लेकिन नेट और पीएससी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। और चूँकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि जहाँ कोई मार्गदर्शन करने वाला ठीक से मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए जब कोचिंग में गया सिविल जज के लिए, तो वहाँ से मैं कोचिंग भले सिविल जज की किया, लेकिन तरीका मैं सीख गया कि पढ़ाई कैसे करना है। और अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, तो किसी भी कंपटीशन के लिए आप घर पर रहकर इत्मीनान से अच्छे से पढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मतलब सर सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पीएससी नेट या अन्य कंपटीशन एग्जाम निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोचिंग जाने से कई बार समय भी खराब होता है।
सभी बच्चों को कोचिंग की कतई ज़रूरत नहीं है। जो खुद से कर सकते हैं घर में बैठ के, आजकल तो इतना अच्छा संसाधन है, हमारे समय पर तो संसाधन की कमी होती थी। इतने जैसे यूट्यूब चैनल है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से बच्चे ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो आजकल इतना आसान हो चुका है, अगर किसी को पढ़ना है, पढ़ाई करना है, कंपटीशन निकालना है, तो आप घर पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं अच्छे शांत माहौल में। सर आपके प्राथमिक स्कूल पढ़ाई से लेकर ये प्राध्यापक बनने के सफ़र के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौतियाँ आई आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती तो आर्थिक थी, और उसके बाद दूसरी जो चुनौती थी वो मार्गदर्शन की थी। कोई, मुझे लगता है कि एक तो मेरे समाज में कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा और जानकार था नहीं, और अगर कोई था भी तो वो इतनी रुचि नहीं लेते थे कि बच्चों का मार्गदर्शन किया जाए। मैं जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई करी, वहाँ इस तरह का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं मतलब समय से और जल्दी सफलता प्राप्त कर सकूं। इसलिए मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त करने में भी मुझे काफ़ी देर हुई। अगर सही मार्गदर्शन मुझे समय से मिलता तो शायद कुछ और पहले ही सफलता अर्जित की जा सकती थी। सर, नेट या प्राध्यापक बनने के लिए तैयारी जो युवा कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अपना पाठ्यक्रम अपने पास रखें और पूरी ताकत के साथ, वैकेंसी आए अथवा नहीं आए, उनको ये छोड़ के नहीं बैठना है कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आग लगने पर कुआं खोदने से उस कुएं का पानी काम नहीं आता। वही बच्चा सफल होगा जो वैकेंसी आने से पहले अपनी तैयारी पूरी रखेगा और वैकेंसी आने पर वो केवल रिवीजन करेगा। अगर वो वैकेंसी आने पर तैयारी शुरू करेगा तो उसके सफलता की गुंजाइश कम हो जाएगी। इसलिए लगातार पढ़ते रहें, पढ़ाई बंद नहीं करें, और जिस पद के लिए, जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करें, उसी को एक ही प्रतियोगी परीक्षा को पकड़ के और पूरी तैयारी, पूरी मेहनत के साथ करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सर, धन्यवाद। जी।